गुड इवनिंग होने वाला, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 45 तक हम लोगों ने कर लिया था, अब हम 46 से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला 46 नंबर क्वेश्चन है, करो। 1 to 45 ऑलरेडी कर लिया है मैंने। आपके इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा था अपलोड, तो पहले यूट्यूब पे किया, उस पे फिर उससे मैंने आपके भी सेशन पे अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अब आज हम लोग 46 क्वेश्चन नंबर से करना शुरू करेंगे। तो चलो करो। कहता है फिलोसफिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, जिसमें कि इनसाइट जो कि प्लेटो बात करते हैं। अब ये हमारे लिए की पॉइंट हो गया। ठीक है, इनसाइट जो कि प्लेटो बात करते हैं, इम्प्रेशन जो कि जॉन लॉक के बात करते हैं, और रूल जो कि इमैनुअल कैंट बात करते हैं। ये सब किसके द्वारा प्रोपाउंडेड था? तो ये सब हमारे इजराइल स्केफर के द्वारा प्रोपाउंडेड था। अब ये स्टैटिक पोर्शन है, रटने वाला चीज है। तो देखो, इजराइल स्कैफेंडर ने प्रोपाउंड किया फिलोसफिकल मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें इनसाइट इंप्रेशन है। इनसाइट जो कि आइडियाज और फॉर्म्स की बात करता है प्लेटोनिक के। इंप्रेशन जो कि आपको बताता है कि हम, चूंकि ये किसका है, जॉन लॉक के, और जॉन लॉक के हम लोग रियलिज्म में पढ़े थे। और इसीलिए वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस से कैसे नॉलेज के अक्वायर करते हैं। और रूल किससे लिंक्ड है? इमैनुअल कांट, और ये भी आइडियलिज्म से, और इसलिए इन्होंने भी कहा रूल प्रिंसिपल कैसे, रेशनैलिटी, इन सबकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 47। वेरी गुड, बिल्कुल। यहाँ हमारा जो है एनटी ने इसको ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, मतलब चूंकि उन्होंने आंसर जो है दूसरा दिया था, और फिर अलग अलग लोग अलग अलग ये कर रहे थे। पर एक्चुअल में जो इसका होता है वो हमारा ये होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबसे आखिरी में मोक्ष। शुरुआत हम रिलीजन से करते हैं, फिर हम अपने इकोनॉमिक वैल्यू, फिर हम प्लेजर, साइकोलॉजिकल वैल्यू, और फिर धीरे धीरे इनसे छुटकारा पाके मोक्ष। और ये चारों को कौन सा टर्म कहते हैं? पुरुषार्थ। ये हमारा सेट वगैरह में भी आता है। ये हमारा फोर्थ पुरुषार्थ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 48। अब इसका आंसर मुझे मत दो, मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है और क्यों गलत है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो देखो, कर्ट लिविन जो है ना, गेस्टाल्ट है, कर्ट लिविन, वर्दी पर, ये सब हम लोग पढ़े थे, तो ठीक है। बंडूरा ने डिस्क्राइब किया तीन कंसेप्ट, लाइफ स्पेस, वेक्टर। अल्बर्ट बंडूरा ने नहीं, ये किसने? लिविन की फील्ड थ्योरी में था, राइट। कोलर की जो बुक है चिंपैंजी पे है, मेंटालिटी ऑफ एप, बिल्कुल सही है। स्किनर ने पोस्ट किया नो स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इन द इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, ये भी सही है। दूसरा कहता है पॉजिटिव रीइंफोर्सर, किसी भी स्टिमुलस में हम रिमूव और विड्रॉल करते हैं जो डिक्रीज करता है लाइकलीहुड ऑफ अ पार्टिकुलर बिहेवियर। पहले तो बताओ, क्या रीइंफोर्सर में हमने कभी भी किसी भी, चाहे पॉजिटिव दे चाहे नेगेटिव दे, क्या कोई बिहेवियर डिक्रीज करने के लिए देते हैं रीइंफोर्समेंट, या इंक्रीज करने के लिए देते हैं? तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल इंक्रीज करने के लिए देते हैं। और यहाँ इससे एलिमिनेट हुआ पहला। और ये पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव के लिए नहीं है, किसके लिए है? नेगेटिव रीइंफोर्सर के लिए है। तो देखो, हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसी चीज को बस इसने स्टेटमेंट में फॉर्म किया। अब जो ये सब की पॉइंट ध्यान रखेगा, जो मैंने पढ़ाते समय एक्सप्लेन किया था, उससे आसानी से ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? ए सी डी, है ना। ए सी और डी, ऐसे ये पॉजिटिव भी हट के ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर लिखता, तो ये स्टेटमेंट पूरा सही हो जाता। चूंकि ये लिखा था पॉजिटिव, इसलिए मैंने सिर्फ ये डिक्रीज वाला की पॉइंट याद करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 49।
बिल्कुल, तो यहाँ क्या ए सी और डी, क्यों, किसको एलिमिनेट किया, तो हमने पहला तो ये कहता है नॉट ऑल चिल्ड्रन, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब जहां जहां बी था हमने एलिमिनेट किया। डी कह रहा है स्कूल शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द, ये तो बात ही नहीं करता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 50। वेरी गुड, तो सिंपल है, करिकुलम कौन सा भाई, क्यूरेरे से। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, कई बार उल्टा पूछ देता है कि लैटिन वर्ड क्यूरेरे कौन से वर्ड से आया है, लैटिन ठीक है ना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 51। बिल्कुल, अब क्या बोला, लो क्वालिटी एक्सचेंज, इसका मतलब मैं, जो मेरे ग्रुप के अंदर है वो दो तरीके का एक्सचेंज होता है, इसमें हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी। हाई क्वालिटी किनके लिए होता है, जिनको प्रोफेशनली सब कुछ बेनिफिट मिलता है, लीडर भी उनसे खुश रहता है ना, तो वो इन ग्रुप के लिए। और लो क्वालिटी किसके लिए, आउट ग्रुप के लिए। तो यहाँ क्या, ये याद रखना, अगर कभी ऐसा आ जाए इन ग्रुप की जगह पे हाई क्वालिटी एक्सचेंज में एडवाइजर आ जाए तो वो भी सही है, क्योंकि दूसरे उसका नाम इन ग्रुप को एडवाइजर भी कहते हैं। तो देखो मैंने यहाँ डाल दिया है, इन ग्रुप या एडवाइजर ये सिमिलरली ट्रीट होते हैं, ये हाई क्वालिटी एक्सचेंज वाले होते हैं, और लो क्वालिटी एक्सचेंज वाले आउट। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 52। वेरी गुड, अब ये एक नया टर्म है, तो किसने सबसे पहले, जोसेफ एम राइस ने, ठीक है। थॉर्नडाइक का तो हम लोग जानते ही है, हमारा जो थॉर्नडाइक ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सोशल सोशल वाला टर्म्स ये सब दिया। बिनेट सिमन का इंटेलिजेंस टेस्ट है। डुबॉइस जो है दूसरे चीज के लिए है, और एम राइस हमारे पहले जो है ना, अमेरिकन एजुकेटर, और इन्होंने सबसे पहले लार्ज स्केल पे स्पेलिंग अचीवमेंट टेस्ट के लिए टेस्ट प्रिपेयर किया था, तो एम राइस, ठीक है। और डुबोइस का पीरियड, चूंकि डुबोइस एक नया नाम है, तो डुबोइस किस लिए थे, तो ये नोन है, इनका जो पीरियड था वो लेबोरेटरी पीरियड जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में हिस्ट्री क्रिएट करा था। मेजरमेंट ऐसा मटेरियल मैकेनिकल डिवाइस इन्होंने यूज किया जो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल और सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक का यूज करता है, ठीक है। तो मैंने ये भी की पॉइंट में ऐड ऑन कर दिया है। वैसे जरूरी नहीं है कि ये रिपीट होगा, है ना, ये भले रिपीट हो सकता है। तो अगेन ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ 100 में 5 to 7 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं विच वी कांट, हम तुक्का ही लगाते हैं। नेक्स्ट करो 53। तो करो।
फर्स्ट इंडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इन्होंने नए डायरेक्शंस भी दिए रिसर्च और इनोवेशंस के लिए, और साथ ही साथ रिसर्च प्रोजेक्ट भी जो सॉरी ये इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस किया टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन, यानी ABD। अब चलो यहाँ तो लिमिटेड ऑप्शन था, तो हमने सिर्फ इसके अंदर का ऑप्शन देखा है कि ABD होगा, हेलो किटी है ना, ABD होगा। आप चैट सेक्शन में चैट कर सकते हो क्वेश्चन वाले सेक्शन की जगह पर। तो यहाँ देखो मैंने आपको पूरा डाल दिया, इतने पूरे फंक्शन NETF का है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, NEP 2020 में इसकी बात की गई थी, एक ऑटोनोमस बॉडी को सेटअप करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, किस लिए, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, उसको कैसे असेस करना है, इन सब चीजों के लिए, है ना। और इसके लिए जो भी लीडरशिप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टेट, सेंट्रल, सारे स्टेक होल्डर जो है इनसे रिलेटेड अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपॉर्चुनिटी, ये सब शेयर करें। और इसके अंदर के ये सारे फंक्शन मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। कुछ भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें नहीं पता आएगा नहीं आएगा, पर क्योंकि NETF का एक बार डिस्कशन हो चुका है, तो ये पूरे 9 फंक्शन है, यानी ये आपके नोट्स में अब ऐड हो जाना चाहिए। क्या क्या, तो देखो रिसर्च एंड इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक थर्स्ट अभी पीछे देखा, इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड और इंटेलेक्चुअल, ये 4 तो हमारा आ चुका है। अब हो सकता है कभी ये आ जाए, कभी ये वाला आ जाए, कभी ये आ जाए सपोर्टिंग टीचर प्रिपरेशन, कभी ये आ जाए, तो ये देख। नेक्स्ट करो 54। हमने पढ़ा ना समेटेड रेटिंग एटीट्यूड स्केल, चलो ये समेटेड रेटिंग एटीट्यूड स्केल, ये 2 की पॉइंट भी हमको दे रहा है। समेटेड रेटिंग किसका, लिकर्ट स्केल, और किसके लिए, एटीट्यूड स्केल के लिए यूज करते हैं। अब बस ये हमको सिस्टम में अरेंज करने के लिए कह रहा है, और ये क्वेश्चन इसके पिछले साल भी आया था अलग ऑप्शन के साथ, इस तरीके का यूज नहीं करके, तो हमने इसको पढ़ रखा है, पूरा डिटेल में बताया है कि किस फेज पे आइटम एनालिसिस करते हैं, किस फेज पे हम लोग आइटम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, प्लानिंग फेज पे ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं, तो हमारा क्या सी से कैसे, सबसे पहले ट्राई आउट करोगे भी नहीं, याद नहीं है, देखो ये प्लान फॉर द टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, इसी में ब्लूप्रिंट वगैरह बनाते हैं। ये वाला स्लाइड जहाँ पे नोट्स पढ़ाया है रिसर्च में, निकालो, देखो वहां बनाया है, वेरी गुड रंजिता। तो सबसे पहले तो आइटम लिखोगे, तब तो उसको ट्राई आउट करोगे ना, मतलब ऐसे समझ लो आप अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हो, कोई भी टूल बनाओगे डाटा कलेक्शन के लिए, अचीवमेंट टेस्ट, तो लिखने के पहले प्लानिंग करोगे, ब्लूप्रिंट बनाओगे। देखो यहाँ प्लानिंग फेज नहीं दिया है, सीधा लिखने का आया, तो ठीक है हम चलो पहले लिखेंगे। लिखने के बाद हम उसको ट्राई आउट कराएंगे। अब ट्राई आउट में 3 फेज, फर्स्ट ट्राई आउट, सेकंड ट्राई आउट, थर्ड, फर्स्ट में हम लोग स्पेलिंग्स वगैरह के लिए करते हैं, सेकंड में हम 370 सर्च में हम अचीवमेंट टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो 370 लोगों पे लेते हैं, जिसका 27% ऊपर 27% नीचे, उससे निकालते हैं, वो अलग पूरा लेंदी प्रोसेस है जो हम लोग PhD में सीखते हैं। उसके बाद थर्ड ट्राई आउट हम अपने सैंपल पे करते हैं, जो कि फाइनल ट्राई आउट कहलाता है। तो प्री ट्राई आउट के बाद हमने फाइनल ट्राई आउट किया, फाइनल ट्राई आउट करने के बाद DIDV निकला हमारा, यही 370 से, और इससे पता चला कौन से आइटम को रखना है, कौन से को रिजेक्ट करना है, और तब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, हमारा आइटम वाइज क्रिटिकल रेशियो जो मैंने बोला ये DIDV, और तब फाइनल आइटम को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 55। तो देखो एलिमिनेट किसको कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं क्या, नहीं, ये कर सकते हैं क्या, नहीं, कौन कौन से 3 टाइम होती है, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, तो ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ इन पर चार्ट नोड रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटीज और टास्क, उल्टा नोड, नोड कौन सा होता है, ये वाला ए बी, ये ऐसे जो बनाते हैं हम लोग, ये है नोड, और ये जो एरो कह दो या लाइन कह दो, ये हमको बताता है कि इन दो इवेंट के बीच में, दो घटना है, घटना ए घटना बी के बीच में क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या चीज,
ये होता है, तो यहाँ उल्टा लिखा है, इसलिए टू ऑप्शन गलत है। तो देखो मैंने इसी को फिर से पढ़ने के लिए आप लोगों को लिख दिया, हम लोग कोर्स में भी पढ़ चुके हैं। फिर भी देखो नोट क्या है, रेक्टेंगल और सर्कल की तरह होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है इवेंट्स को, है ना। और जो मेरा लाइन है, यानी जो मैंने दो नोड के बीच में ऐसे कनेक्ट किया, ये लाइन कहो, इसको एरो कहो, जो कहो, ये वेक्टर की तरह होता है, जो हमको बताता है कि इसके बाद कौन सा टास्क होगा, है ना। ये कनेक्ट करता है नोड को रिलेशनशिप बताने के लिए, है ना, बिटवीन द प्रोजेक्ट टास्क और उसका माइलस्टोन यानी इवेंट्स कहाँ कहाँ तक जा रहा है, ये चीज। नेक्स्ट करो 56। वेरी गुड, तो यहाँ क्या बी एंड डी। तो देखो आरसीआई एक्ट वाज रिएक्टेशन ऑन इंडिया वाज पास्ड इन 1992, सही है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी मॉडिफाइड 2010 में, नहीं 2021 में ना। यूएनसीआरपी कंपलसरी इंक्लूसिव एजुकेशन, सही है ये। यहाँ बी गलत हो गया, तो हमने बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसको एलिमिनेट किया। सी मेरा सही था तो सी को रखा, ए भी मेरा सही था तो ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट करें एनसीएफ 2005 में, तो ई भी एलिमिनेट हो गया। अब गलत वाला हम ऐसे एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ, सीधा आंसर मिलेगा, पढ़ के नहीं जाओ। ऑप्शन क्वेश्चंस को दो तरीके से समझ बनाने का कोशिश करो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ से समझ में नहीं आता तो यहाँ से बनाओ। अब ये कैसे बनेगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या करा है, पहले देखते हैं ए बी में से कोई एलिमिनेट होगा, अपने आप आधा आंसर निकल जाएगा। अगर बी होगा ए होगा तो उसको एलिमिनेट करो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और जैसे ही ऑप्शन, सारा ऑप्शन नहीं पढ़ना पड़ा ना आपको, है ना, जैसे ही आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर, अगर आपने ए एलिमिनेट कर दिया तो देखो आपको सी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा। अब आपको सिर्फ डी और ई पढ़ना है, बी पढ़ने का जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास बी बचा ही है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक, और ये यहीं से सीख के जाओगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 57। वेरी गुड, तो ये भी मैंने पढ़ाया आपको, पीआईडी पूरा अलग से 1987 एनसीईआरटी ने लॉन्च किया था, और ये पिछले साल भी ये सेम क्वेश्चन आया था। पर पिछले साल हमसे पीआईडी के बारे में पूछा था, ये सब नहीं पूछा था। इस बार देखो वही पीआईडी को यूज करके, इसलिए मैं चार, जब भी आपको एक्सप्लेन करती या जब भी आपको कहती हूँ आप बनाओ, तो चारों ऑप्शन पे एक बार थोड़ा थोड़ा देख लो। तो यहाँ क्या है, यूनिसेफ, किसकी वजह से, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ ने तो क्या बोला था हम लोगों को, वो हमारा जो आईसीएफ है, जो इन जिसके अंदर हम लोग हैंडीकैप डिसेबिलिटी ये सब बात करते हैं, वो वाला पॉइंट है ना। तो देखो एनसीईआरटी यूनिसेफ के द्वारा कंपोजिट एरिया अप्रोच अपनाया था, किसके लिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान के लिए था। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 58। वेरी गुड, तो यहाँ क्या, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, है ना। सर्व शिक्षा अभियान, एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, टीपी 1994, रामसर 2009, समग्र शिक्षा अभियान हमारा 18। तो इस तरीके से 2008, 1987, 86 में आया, 86 में इसको प्रपोज किया गया था, और आया कब था, 87, 86 यानी एनपी 1986 में इसके बारे में बात किया गया। नेक्स्ट करो 59।
और आई होप कि आप लोगों को जो टास्क दिया हुआ है कोर्स क्रैश कोर्स के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 का जो स्ट्रेटेजी और टास्क दिया हुआ है, पेपर 1 के लिए 4 दिन का गुड इवनिंग कॉल और पेपर 2 के लिए जो आपको टास्क दिया हुआ है वो उम्मीद करते हैं कि आप कर रहे होगे एंड अपडेट करोगे मुझे 4 दिन के बाद। मुझे दोनों पेपर के लिए अपडेट चाहिए। वेरी गुड। तो बिल रेडी का क्या है हमारा ये सब तो हमारा अलग अलग पॉइंट है। सिक्स सिग्मा से रिलेटेड है, ये लूथर गुलिक से रिलेटेड है, M1 M2 M3 हर्षे ब्लैंकार्ड का है, ये भी हमारा उसी के अंदर है। तो हमारा ये रिलेटेड इंटीग्रेटेड याद करो, ये 3D मॉडल है। क्या पढ़ा था हमने इसमें? ऐसे चार यहाँ पढ़ा था, चार यहाँ पढ़ा था और चार यहाँ पढ़ा था। ये बीच वाला है रिलेटेड, है ना, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड, सेपरेटेड, इस तरीके से। और चार यहाँ होता है। ये चार क्या है इसका? एक खराब स्टाइल और एक अच्छा स्टाइल। इसका एक खराब स्टाइल और एक अच्छा स्टाइल। तो ये देखो ऐसे होता है ना, डेडिकेटेड, इंटीग्रेटेड, रिलेटेड, सेपरेटेड, इस तरीके से। राइट। तो याद रखना, ये एग्जाम में दूसरी बार आ रहा है, लगातार 2 बार से आ रहा है। सेम नहीं है ऐसे उठ के आ रहा, अलग अलग तरीके से आ रहा। तो ये इसका ये पेयर इंटीग्रेटेड का कौन सा पेयर क्या है, जरूर ध्यान रखना, पढ़ाया भी है मैंने। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 60। वेरी गुड। तो यहाँ हमारा क्या, बी सी और डी। देखो सबसे पहले ए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि क्या बोल रहा है, मैक्रो, इंडिविजुअल और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, बल्कि ये माइक्रो होता है। तो जहां जहां ए है एलिमिनेट कर दो। ये हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया, क्योंकि ई स्टेटमेंट मेरा सही था। अगर कोई लर्नर सीधा ई देख करके लगा देगा तो वो गलत आंसर लगा के आएगा, क्योंकि ई स्टेटमेंट सही है, माइक्रो फाइनेंस बिल्कुल एंडलेस एक्टिविटी है। और मैंने बोला ना ऑप्शन से चलो, जैसे ही ऑप्शन से चलोगे दिख जाएगा। ई सही होने के बावजूद भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए सही नहीं है। बाकी बी सी डी तीनों सही है। बी मल्टी ईयर एक्सपेंशन प्लान्स, इकोनॉमी ग्रो करता है और डायरेक्ट इफेक्ट इकोनॉमी पे डालता है और इनडायरेक्ट पॉपुलेशन पे डालता है, तो सही है। नेक्स्ट करो 61। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा ये सलमान का पर रखा 1994 आईसीआई एक्ट हमारा, 1992 पीडब्ल्यूडी एक्ट, 1995 और नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, यूएनसीआरपीडी भी 2006। एक दिसंबर में आया हुआ है, एक फरवरी में आया हुआ है, याद रखना, क्योंकि दोनों को साथ में भी पूछा है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो सलमान का आया किस कब था? स्पेन, जून 1994 में। किसके द्वारा? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्पेशल नीड्स पे, है ना। नेक्स्ट करो 62। पेपर 1 से क्वेश्चन आया है, करो। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा थर्ड ऑप्शन, अर्थापत्ति, अभाव, उपमान, शब्दा। देखो अभाव से ही याद हो गया, अभाव मतलब कोई चीज का कमी है ना, कोई चीज का कमी। और जैसे ही कमी है तो चेयर इज नॉट अ टेबल, चेयर टेबल नहीं है, ठीक है। अर्थापत्ति अजम्पशंस होता है ना, जहां हम लोग बोलते हैं देवदत्त वाला एग्जांपल देते हैं, पर यहाँ देवदत्त ना दे करके ये दे दिया हम, है ना। कहाँ गया? अच्छा इसमें मैंने यहाँ पे ऑप्शन
करा, इसको सही करते हैं। ए का 3, ठीक है। है ना, तो ये देखो अर्थापट्टी अजम्पशंस, ही डज नॉट ईट इन अ डे टाइम, वो फैट है, इसका मतलब वो रात में खाता होगा, तो ए का 3 बी का 2। उपमान हमारा, उपमान हमारा क्या होता है, जहाँ पे हम, है ना, काउ को कंपेयर, द काउ इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक काउ, मस्ट बी अ नील गाय। और शब्द ऑथोरिटी, कौंसिल नॉट बोर्न अकॉर्डिंग टू अ वेदास, ये ऑथोरिटी की बात कर रहा है। कौंसिल मतलब कहने का सेंस है कि संघ जो है कोई हड्डी नहीं है वेदा के अकॉर्डिंग, यानी वेदा एक तरीके से क्या ऑथोरिटी जो कि शब्द में बात की। नेक्स्ट करो 63, जॉब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो क्या है। अब इसके भी आंसर के लिए एनटीए को बहुत क्लेम किया था, अगर हम एकदम इसके ओरिजिनल मतलब की ओर जाएं तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बट एनटीए ने फाइनल आंसर फिनिश पोर्टफोलियो दिया है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें हम जॉब एप्लीकेशन चूंकि लगा दिया आगे और इस टर्म पे बात करें, तो हम इसमें अपना हम हर वो चीज डालते हैं जो हमने अच्छा किया और जो बेस्ट किया, एक तरीके से शोकेस पोर्टफोलियो बोल सकते हो। तो देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन है, एप्लीकेंट जो अप्लाई करने वाला है बेस्ट वर्क, है ना, उसके अचीवमेंट्स का, ये टिपिकली फाइनल स्टेज ऑफ जॉब एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए वहां पे यानी इस टर्म से ये आंसर को उन्होंने बदल दिया है, ठीक है। और ये मैंने विनीत ये गलत किया हो, गलत बात है, ये मैंने जब हम लोग यूनिट वाइज पीवाईक्यू कर रहे थे तब भी एक्सप्लेन किया था, फिर भी गलत कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोग कहीं ना कहीं अभी भी लैक कर रहे हो। फाइनल स्टेज ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन में ये वेल ऑर्गेनाइज होता है, करता है हाईलाइट्स एप्लीकेंट स्किल्स, सब कुछ। नेक्स्ट करो 64, आंसर याद नहीं किए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट समझो बातों को जिसपे मैं बार बार हाईलाइट करती हूँ। क्योंकि यहाँ आपका 100 में अगर जैसे कई लोग को मॉक टेस्ट में मुझे बताए हो, जो मॉक टेस्ट इसका दिए हो, उनको 100 में 80 आया है, कई को 100 में 90 आया है। ट्रस्ट में इनका एग्जाम में हवा निकल सकता है। क्यों विनीत करो, है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो रट के लगा देते हैं और एग्जाम में जैसे ही थोड़ा इधर उधर होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये काम भी नहीं करना है आपको, मैं बार बार एनालिसिस पे क्यों फोकस कर रही हूँ, इसीलिए क्या कि आपको क्वेश्चंस के आंसर याद ना हो, आप अपने दिमाग से आंसर्स को क्रैक करो। और यही सब स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तभी आपका जाकर के जो है नेट का एग्जाम है उसमें कर पाओगे। चलो 64 करो। वेरी गुड, तो यहाँ क्या हमारा ये क्या पूछा है, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी करना हो या पर्सनालिटी इंटरेस्ट, किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, मतलब हम कोई टूल के थ्रू मेजर कर रहे हैं, तो क्या क्या लोगे, यानी मेजरमेंट करने के लिए आप देखोगे कौन से वेरिएबल, पर्सनालिटी सब कुछ तो मेजर नहीं करोगे ना, इसके कोई तो वेरिएबल को मेजर करोगे। कौन सा टेस्ट लोगे, कौन से एट्रीब्यूट क्वांटिफाई होंगे जिनको आप मेजर कर रहे हो, टूल यूज कर रहे हो तो मेजर कर पाओगे। और ऑपरेशंस टू आइसोलेट द आउटर, किस तरीके से डिटरमाइन करोगे कि आप इन एट्रीब्यूट्स को अलग कर पा रहे हो, इनको डिफाइन कर पा रहे हो। स्टैंडर्ड स्कोर हम प्रिपेयर नहीं करते, दिस इज नॉट द स्टेप, या हम ये प्रॉब्लम इनकाउंटर नहीं होता, क्योंकि ये स्कोर तो हम खुद कैलकुलेट करते तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए यहाँ क्या ए बी सी और डी ऑप्शन, ए बी सी और डी, सिर्फ ई एलिमिनेट करते तो भी हमारा आंसर आ जाता। नेक्स्ट करो 65, अभी जो यूपीएचसीएससी में ही क्वेश्चन आपका आया है, मैंने पहले भी बोला फिर से बोले, इसमें से हर क्वेश्चंस को हम रट के, अगर मैं भी अटेम्प्ट कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि रटा हुआ है तो अटेम्प्ट करवा, नहीं, मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा लगा के उसको कर पाई हूँ, है ना, और सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, तो कर सकते हो, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट करो 65, एनसीएफटी ने क्या कहा है इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए, ये नया पॉइंट ऐड किया इस पीडीएफ से, और मैंने आपको कोर्स में भी कराया है। अब इस पे भी क्लेम करने वालों ने बहुत सारा क्लेम करा, का, कहा कि स्ट्रक्चर स्पेस अप्रोच के लिए भी बात किया है एनटीए ने, बिल्कुल
एनसीएफटी ने, बिल्कुल। लेकिन मेन उन्होंने जो कहा था वो कंटेंट पेडागोजिकल और एड्रेसिंग टीचर एज लर्नर। इसकी पीडीएफ निकालो, उसमें जैसे ये टर्म सर्च करोगे ना पीडीएफ में, आपको अपने आप ये दोनों पॉइंट पास पास में आ जाएगा। उसके अंदर ये भले कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि डिजाइनिंग के लिए ये जरूरत है। वहां आगे इन सर्विस में ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर स्पेस अप्रोच हटा दिया है तो इसका मतलब वो उसमें इंक्लूडेड ही नहीं, नहीं है। पर उन्होंने इसमें नहीं कहा कि प्रिंसिपल में इंक्लूड होगा। प्रिंसिपल में कंटेंट और पेडागोजिकल अप्रोच क्या होगा और टीचर लर्नर को कैसे एड्रेस करना है, इस पे बात करी उन्होंने, है ना। तो ये देखो, क्लियर एम, स्पेस फॉर टीचर्स, एक्सेप्टेंस, स्ट्रक्चरल चैलेंज जो मैंने पीछे बात की, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स, ये सारा चीज इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 66। की पॉइंट से एलिमिनेट करना शुरू करो। वेरी गुड। यहाँ देखो, मास्टर डिसीजन हमारा क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस, एवरेज आईक्यू, नॉर्म रेफरेंस, इवेल्यूशन ऑफ कैपेसिटी, आपकी क्षमता कहाँ तक पहुंची क्या है। तो ये हमारा क्या हो गया, समेटिव, क्योंकि आपको लास्ट में इवेल्युएट कर रहे हैं। और हमारा फ्यूचर इंस्ट्रक्शन डिपेंड करेगा इस पे, वो क्या, फॉर्मेटिव, यानी आपके वीकनेस और इस सब पे ही पता चलेगा आगे कैसे पढ़ा रहा है, तो वो क्या, फॉर्मेटिव। तो बहुत आसान था ये हमारा, ये सब डायरेक्ट की पॉइंट से हुआ है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कुछ देखना ही नहीं है, कौन सा टेस्ट डिटरमाइन करता है स्टूडेंट स्ट्रेंथ और वीकनेस के एरिया को जब वो खराब कर रहे हैं तो। अब देखो, डायग्नोस्टिक होता है, पर यहाँ डायग्नोस्टिक दिया है, नहीं दिया है, यानी हम डायग्नोस्टिक के साथ साथ कौन सा टेस्ट करते हैं जिससे कि डायग्नोस्टिक की ओर जाते हैं, तो कौन सा टेस्ट करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, है ना। कुछ नहीं करना, टाइम भी नहीं लगता सॉल्व करने में। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 68। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। और इंक्लूसिव में तो जितना भी क्वेश्चन आया वो इसी तरीके का है। इंक्लूसिव क्या है, सेग्रीगेशन क्या है, ये सब। तो अगली बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव में आईसीएफ आ सकता है, इंक्लूसिव में आपका जो डिजीजेस वाला मैच द फॉलोइंग है वो सब आ सकता है। ये सब बातें मेरी याद रखना, जरूर दिखेगा आपको एग्जाम, और तब बताना कि मैंने बोला था कि नहीं। वेरी गुड। ये है ना, क्या इंक्लूसिव एजुकेशन राइट्स तो करता है, लेकिन तो सबको फॉलो नहीं करते, ये तो गलत बात है ना, ये तो ऐसा है ही नहीं, है ना। बाकी सेग्रीगेशन स्पेशल से रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पार्शियल अपॉर्चुनिटी देता है, इंक्लूसिव लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव होता है, तो ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 69। डायरेक्ट ह्यूमन कैपिटल थ्योरी का की पॉइंट है। बताओ, हम लोग ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के कंसेप्ट में क्या पढ़ते हैं, एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन क्या बढ़ाता है हमारी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में, प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है, वेज बढ़ता है। यही सिग्नलिंग थ्योरी उल्टा बोलता है, सिग्नलिंग थ्योरी बोलता है कि हमारा एजुकेशन क्या है, हमारे लिए एक सिग्नल का काम करता है और इससे वेजेस सिंपली बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी है कि नहीं ये नहीं पता, कोई फेक डिग्री लेके गया हुआ है, यानी कोई घर बैठे बैठे डिग्री ले लिया और कोई और जो है वहां जा जा के पढ़ा है, दोनों का बराबर डिग्री है तो दोनों को बराबर तौला जाएगा, क्योंकि सिग्नलिंग थ्योरी बस सिग्नल दे रहा है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कहता है कि एजुकेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, इसलिए एजुकेशन एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ क्या होगा फिर, ए एंड ई, हायर वेजेस और प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो देखो, इंडिविजुअल के इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, इसे क्या बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से अर्निंग्स बढ़ रहा है, सोशल एफिकेसी बढ़ रहा है, ये सब। नेक्स्ट करो 70।
क्या पूछा, वेब 2.20 टूल जो मोस्ट इफेक्टिव होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो ब्लॉग क्या 2.0 टूल है? 2.0 टूल पूछा है हमसे, ये नहीं पूछा है 2 वे या 3 वे। नहीं। क्या पॉडकास्ट है? नहीं। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है? नहीं। विकी, विकी एक टूल है। अगर अभी भी इस पॉइंट पे किसी को कंफ्यूजन है या किसी को लगता है कि ये क्यों नहीं होगा, इन चारों के बारे में रीड करो। ब्लॉग क्या है? वेब 2.20 टूल में बात करेंगे तो विकी हमारा एक ऐसा टूल है जहां हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। है ना, एक ऐसा वेबसाइट है एक तरीके से जिसको हम लोग सिंपली विकी भी बोलते हैं, ठीक है। वेब 2.0 टूल ही है जहां हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये एक तरीके का वेब 2.0 का पार्ट है, यानी इसका की पॉइंट्स क्या क्या है विकी का? कोलैबोरेशन लिख सकते हो, ओपन एक्सेस होता है, कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। एक मिनट, यहीं पे लिख, कोलैबोरेशन, ओपन एक्सेस, कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, है ना। ये सारा कुछ आसानी से यूज कर सकते हैं, है ना। वेब 2.0 है क्या, जो इंटरैक्टिव और कोऑपरेटिव। और वेब 2.0 टूल में जैसे विकी हमको इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सब में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी आपका आज के क्लास के रिलेटेड एक होमवर्क और दे रही हूँ। अपना जो कॉपी मैंने आपको अलग से बनाने के लिए बोला है क्रैश कोर्स में, उसमें उस कॉपी में वेब 2.0 टूल कौन कौन से हैं वो लिखना, कम से कम 5 से 10, ठीक है। अपनी कॉपी में अपने लिए जरूर लिखना। कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे? 70 पे थे ना। नेक्स्ट करो 71। क्वान क्वाल रिप्रेजेंट अ मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन विच इज। देखो एलिमिनेट सबसे पहले तो कर देंगे किसको, कनकरेंट को, 1 और 2, क्योंकि याद करो मैंने बताया ना क्वान क्वाल, अगर साथ साथ दोनों चल रहा है तभी कनकरेंट है, तो ऐसा तो है नहीं। अब एक्सप्लानेटरी और एक्सप्लोरेटरी में कंफ्यूजन है, मान लेते हैं अगर किसी को, कि कैसे पता चलेगा, तो जाहिर सी बात है हम ये मैंने बोला था एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, क्वांटिटेटिव, यानी यहाँ क्वांटिटेटिव को इंपॉर्टेंट दिया होगा। क्वालिटेटिव के डाटा के हेल्प से हम क्वांटिटेटिव के डाटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या उल्टा यहाँ उल्टा करते हैं, तो यहाँ क्या सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी, ये भी मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया है ना। तो ये देखो एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल। क्वालिटेटिव डाटा मेरे किसको एक्सप्लेन करा, क्वांटिटेटिव डाटा, यानी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक्सप्लोरेटरी में क्वांटिटेटिव डाटा पे हम बिल्डअप कर रहे हैं क्वालिटेटिव फाइंडिंग को, यानी क्वालिटेटिव के डाटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वांटिटेटिव के इस पे, है ना। यहाँ क्वांटिटेटिव को एक्सप्लेन कर रहे हैं किससे, ये, यानी इस सीधा याद रखना है एक्सप्लानेटरी में क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव इज मोर इंपॉर्टेंट, कैपिटल में लिखाता है, एंड देन क्वाल। और यहाँ पे क्वाल इज मोर इंपॉर्टेंट एंड देन क्वान। इसका मैंने पूरा ब्रेकडाउन आपको बताया है। कन्वर्जन पैरेलल जहां दोनों साथ साथ चलेगा, फाइंडिंग्स बाद में मर्ज कर दी जाती है। और इम्बेडेड में क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा एक दूसरे में इम्बेडेड होता है ना, ये चीज यहाँ क्या हमारा ये। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 72। ये जब आया था तो सबको लगा कि नया है, पर मुझे इतना बताओ क्या किस यूनिट में हमने ये एबीसी मॉडल पढ़ा है, एबीसी, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन ABCDEF पढ़ा है, बताओ किस यूनिट में। मुझे सिर्फ यूनिट बता दो, टॉपिक तो छोड़ो। बहुत बढ़िया विनीत, वेरी गुड। साइकोलॉजी में कौन सा सेक्शन, 3A 3B 3C 3D, किसमें? काउंसिलिंग में, किसमें?
वेरी गुड, काउंसलिंग में, बिल्कुल भी नहीं है सीमा, काउंसलिंग में। याद करो अल्बर्ट एलिस की काउंसलिंग में हमने पढ़ा था ए से किस, वेरी गुड भी नहीं, एक्टिवेटिंग एजेंट, बी से बिहेवियर या कंसिक्वेंसेस, ए बी से, बी से हमारा बिहेवियर इमोशंस, और सी से कंसिक्वेंस, है ना, ए से एक्टिवेटिंग स्टिमुलस ऐसा। तो देखो यहीं से एलिमिनेट किया, एबीसी मॉडल में कह रहा है ए प्रेजेंट एसिमिलेशन, ऐसा कहीं नहीं था, जहां जहां ई है एलिमिनेट करते, चलो एक ही जगह है, ठीक। एबीसी में सी रिप्रेजेंट करा है इमोशन और बिहेवियर, बिल्कुल। रिजल्टेंट बोला है, रिजल्टेंट मतलब कंसिक्वेंस, ये जो बिहेवियर हुआ इसका रिजल्टेंट, यानी ये कंसिक्वेंस की ही बात कर रहा है, यानी कहीं से ये भी सही है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी 1950 में, नहीं ये 1960s के 70s में आया था। अब ये ईयर वाला है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखेंगे। एरॉन बेक पिछली बार आया था मैच द फॉलोइंग में, और उसमें हमने पढ़ा था कि एरॉन बेक कॉग्निटिव साइकोथेरापी है, तो बिल्कुल सही। और अल्फ्रेड एडलर जो है वो फ्रीयर्ड के आइडिया से अपोज करते हैं, तो ये सही है, यानी हमारा एलिमिनेट कौन सा हुआ, सी और ई। ई को एलिमिनेट किए, सी को एलिमिनेट किया, तो हमारा ए डी बी, और एफ कहाँ है, एफ भी है, तो यहाँ सी होगा, एफ नहीं, ठीक है। यहाँ देखो एसिमिलेशन दिया है, बल्कि देखो याद करो, निकालना नोट्स अपना, ये मैंने डाला है। ए बी, इसी एबीसी को बाद में उन्होंने एक्सटेंड किया डी एफ बी, जहां डी से डिसबिलीफ, ई से आगे, तो देखना नोट्स निकाल करके। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ाया, और बहुत कुछ आप लोगों को करा रखा है मैंने। नेक्स्ट करो 73। तो यहाँ क्या है, ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया है। अभी यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में सब क्या करके आते हैं, उल्टा लगा देते हैं। रिवर्स पूछा है मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट पूछा है ना, यानी सबसे करंट में कौन होंगे, जस्टिस वर्मा कमेटी। तो यहाँ पर सब उल्टा लगा के आए होंगे आधा से ज्यादा लोग। तो यहाँ जस्टिस वर्मा कमेटी 2012, एनकेसी 2005, नेशनल कमीशन, कौन कौन दिए ये भी, जस्टिस वर्मा कमेटी का तो क्लियर हो गया, एनकेसी पिट्रोदा, है ना, चट्टोपाध्याय, सॉरी, नेशनल कमीशन टीचर चट्टोपाध्याय, ये पिट्रोदा, कठारी कमीशन हमारे, और राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट करो 73। हाँ, डी डॉलर सिंह कोठारी, बिल्कुल। ये भी एलिमिनेशन टेक्निक से जाएगा, एजुकेशन मैटर ऑफ सेंट्रल लिस्ट नहीं, किस क्या, करंट लिस्ट में, और कब आया था 1947 में, 76 में करंट लिस्ट में रखा गया। तो ए को एलिमिनेट किया हमने। अब बस बी, हमको सिर्फ डी देखना है, बी सी नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, सिर्फ डी देख लेते हैं, अगर डी होगा तो रखेंगे, बाकी एलिमिनेट कर देंगे। डी कहता है विथ मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिस्ट ऑफ एनी क्वांटिटी, वन कैन ड्रॉप आफ्टर 2 years ऑफ एमबीबीएस विथ अ डिप्लोमा इन नर्सिंग। बिल्कुल सारा लाइन सही है, लेकिन ये जो एमबीबीएस बोला ना, एमबीबीएस से ड्रॉप नहीं कर सकते, बल्कि किससे, अगर आप बीएससी नर्सिंग या कुछ ऐसे हो, तो वहां से ड्रॉप कर सकते हैं हम। 3 year का अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर 2 साल के बाद हम ड्रॉप करके डिप्लोमा में चाहे तो जा सकते हैं, उसको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। तो यहाँ सिर्फ क्या हो गया, बी एंड ई, बी एंड ई। ये जो सी है, सी क्यों गलत हो गया, हाँ, और सी क्यों गलत हो गया, कहता है इंडिया 6% जीडीपी रखा है बात, पर इसको अचीव नहीं कर पाया, इसलिए ये वाला गलत हो गया। बी सही है, और ए तो बता ही दिया मैंने, और ई भी हमारा सही है ना। ई की एनईपी 20 प्राइवेट पार्टिसिपेशन थ्रू फिलैंथ्रोपी, एंड एनईपी 2020 का पीडीएफ निकालो, सर्च ऑप्शन आता है ना, सिर्फ फिलैंथ्रोपी वर्ड सर्च करो, देखो डायरेक्ट ये लाइन आ जाएगा। तो एनईपी 2020 आप लोगों को पढ़ने के लिए हमेशा बोलती हूँ। 74, जैसे कि अभी इस बार आपका यूपीएचएससी का एग्जाम दिया था, जो लोग भी दिए होंगे, तो उसमें आपको आया था चैप्टर से
कि चैप्टर 14 एनईपी 2020 में क्या है, चैप्टर 15 के बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड है। कोई भी किसी भी, हाँ, किसी भी टीचर से भी पूछोगे ना कि चैप्टर 16 किसके बारे में बात किया, वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि हम चैप्टर थोड़ी बात याद करते हैं, तो ये याद करते हैं ना कि कौन सा आया था। लेकिन अब चूंकि आ चुका है तो हम दिमाग में रखेंगे, क्या पता आगे के भी आ जाए। तो चलो भाई, मुझे चैप्टर 15 आप लोगों को पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे याद था कि टीचर एजुकेशन 15 था, चैप्टर 15 है ना। पर वही बाकी में कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये चीज अब आ गया है तो ध्यान रखना। ये सारा डेफिनिशंस के अंदर मैंने पढ़ा है हम लोगों ने, बताओ। एक मिनट, इसमें इसमें एक चीज गलती हो गया है, सही कर देते हैं। हिंदी में देखो ना, क्रो एंड क्रो को कौवा एंड कौवा है। गूगल ट्रांसलेट भी ना कुछ भी कर देता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर याद रहोगा तो हमने सारा पढ़ा है, करिकुलम एज ए प्लान के अंदर हमने सारे नाम पढ़ लिए हैं, टाइलर, हिल्दा, टावा, ओलिविया। एज एक्सपीरियंस के अंदर भी टैनर, टैनर, क्रो एंड क्रो, सबका नाम डाला है। और मैंने बताया था कि सिर्फ यही नाम नहीं है, और भी नाम है, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा नाम डाला है। करिकुलम एज ए सब्जेक्ट मैटर में डॉल, है ना। ऑब्जेक्टिव में बीएफ स्किनर, डब्ल्यू डब्ल्यू चैटर्स। सिस्टम में कौन है हमारे, बैकबुक, मैकनील। फील्ड ऑफ स्टडी में ऑर्लोस्की, स्मिथ, कबर्ट, ये सारे। तो यहाँ हमारा क्या, ये ऑप्शन, ठीक है, 3 ऑप्शन। इसको भी सही कर देते हैं। नेक्स्ट करो 76। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी आज का सेशन लाइव देख रहे हो, वो सब इसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आए होंगे, तभी लाइव में। मॉक सबको देना है, लाइव पीवाईक्यू का अटेंड करोगे मॉक देने के बाद। वेरी गुड। तो यहाँ करा पॉजिटिव रिसर्च ऑफ इन अवॉइड स्टेटिंग हाइपोथेसिस बिफोर डाटा कलेक्टेड, ठीक है। अब पॉजिटिविस्ट बिलीव, पॉजिटिविस्ट है यानी क्वांटिटेटिव की ओर चला गया, कि नेचुरल फिनोमेना को वेरीफाई करना आफ्टर कंसीडरिंग देम एज नॉलेज, नहीं। ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट भले बोल सकते हैं, और वो एविडेंसेस की बात तो करते ही नहीं है, तो यहाँ पर दो गलत हो गया। फ्रेमवर्क, एजुकेशनल रिसर्च में एप्लीकेशन, साइंटिफिक, ये सब। क्वांटिटेटिव रिसर्च में टेस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, सब सही है। नेक्स्ट करो 77। अभी ये भी पेपर 1 से। बिल्कुल, यहाँ कौन, लॉर्ड कैनिंग, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास स्टैब्लिश हुआ था 1857 में, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि उस समय के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट करो 79। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल। ऐसे ऑप्शंस को भी, क्वेश्चंस को भी ऑप्शन से चलो। तो देखो, पहला आपको दे दिया है हिंट में कि ए होगा, तो जनरल, पहले जनरल कॉम्पिटेंसी बनाया, अब उसको स्पेसिफिक थीम में बांटे, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए, ठीक है। अब उन कॉम्पिटेंसीज को एसेस किया और फिर उसका इफेक्टिवनेस देखे, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 80।
हम जानते हैं टी स्क्वायर, टी का फॉर्मूला क्या है? 10z + 50, है ना? 10z + 50। अब आप बताओ, अगर हर स्कोर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10 से, तो क्या नया टी स्कोर 10 से मल्टीप्लाई करे, क्या यहाँ पे कहीं रॉ स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। यहाँ फिर भी टी क्या होगा? 50 ही हो जाएगा, क्योंकि टी अगर यही जेड के बारे में पूछता तो हो सकता था, क्योंकि जेड में मीन बदलता तो सब कुछ शायद चेंज हो जाता, पर यहाँ मुझे टी पूछा है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 81। लगातार 3 साल से आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्या पूछा? अकॉर्डिंग टू देयर लाइसेंसिंग एंड यूजेस फ्लेक्सिबिलिटी, कौन कितना कम फ्लेक्सिबल है, कौन कितना ज्यादा? तो बिल्कुल यहाँ हमारा क्या, पब्लिक डोमेन में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल, उसके बाद हमारा डी क्रिएटिव कॉमन, फिर फ्लेक्सिबल, डी के बाद एक सी सी बी वाई ऐसे, फिर ई हमारा सी सी बी वाई एन सी नॉन कॉमर्शियल हो गया, और सी 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 बी वाई एन डी। ये देखो हमने पढ़ा था ना, बी वाई ऐसे, एन सी ऐसे, और सी के, ये सब तो क्रिएटिव कॉमन के अंदर, और पब्लिक डोमेन हमारा अलग से था, है ना? ये सारा हमारा। एंड शेयर अलाइक का मतलब लाइसेंस सेम शेयर होना चाहिए। एनसी का मतलब कोई कॉमर्शियली उसको बेच नहीं सकते हो। एनसी और ऐसे मतलब ना कॉमर्शियली बेच सकते हो, और लाइसेंस भी सेम रखना होगा। एनडी मतलब आपका जो, अगर उसने ऐसी डब्बा बना, आप कुछ नया बिंदी भी नहीं लगा सकते। और जहाँ ये दो है सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत है, ये भी पूछा हुआ है, ध्यान। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 82। वेरी गुड। की पॉइंट क्या है? प्रिडिक्शन पहला, फ्यूचर लर्निंग, तो ये किसके बारे में? एप्टीट्यूड टेस्ट। कौन सा हमारा? एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट करो 83। ग्रास रूट अप्रोच ऑफ करिकुलम चेंज का मेन फीचर क्या है? हमने पढ़ा है ना, अब इसमें कौन कौन सा अप्रोच? ऑथोरिटी अप्रोच पढ़ा है हमने, डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच पढ़ा है ना, हमने ग्रास रूट अप्रोच पढ़ा था। तो इसमें से कौन कौन सा है बताओ? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो इसको हटाएं, स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट। याद करो, स्मॉल स्केल हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन पे था, कि पहले छोटे स्केल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो सक्सेस होता है तब बड़े लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं। तो ए तो एलिमिनेट हो गया, जहां जहां ए है एलिमिनेट करो, कंसेप्ट को रिकॉल करो, बॉटम अप अप्रोच होगा ही। बी दोनों में है, रखना पड़ेगा, बी और डी दोनों में है। हम बस सी और ई पढ़ के एलिमिनेट करते, सी इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस और ई फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। याद करो, ग्रास रूट अप्रोच में फैमिली, पेरेंट्स, टीचर, स्टेक होल्डर, स्टूडेंट सबको इंक्लूड करते हैं, यानी वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है। यानी क्या हो गया हमारा? बी सी और डी, बी सी और डी, है ना? नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 84।
वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा ए एंड डी। वैलिड टेस्ट विल ऑल्सो बी रिलायबल एज वेल, और डी रिलायबल टेस्ट मे और मे नॉट बी वैलिड। ठीक है, रिलायबल टेस्ट हमेशा वैलिड होगा नहीं, वैलिड टेस्ट मे और मे नॉट बी रिलायबल, ये भी ठीक हमारा। नो रिलेशन रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं, रिलायबल टेस्ट मे बी और मे नॉट बी वैलिड, हमेशा लेके आए। तो हमारे यहाँ क्या थ्री ऑप्शन। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 85। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, पेपर वन का क्वेश्चन। यहाँ क्या है, पीईडी सी है, देख लो सबका। 1854 स्टैनले डिस्पैच, 1859 हंटर कमीशन, 1882 हर्ट। हर तरफ धूम मच गया था, सर्जन प्लान 1944। हायर एजुकेशन में मैंने ऐसे ही ट्रिक करके पढ़ाया है, तो बी ई डी सी और ए। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 86। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन, देखने से लग रहा है कितना बड़ा है, स्टेटमेंट रीड करोगे तो लगेगा वाओ क्या इजी क्वेश्चन दिया है। तो बिल्कुल यहाँ के हमारा ए एंड बी। गुड हाइपोथेसिस साउंड रीजनिंग की पॉइंट बिल्कुल सही है। कहता और क्वेश्चन में था, और डिडक्टिव हाइपोथेसिस जनरलाइजेशन से किस पे बेस्ड होता है, यानी हम जनरलाइज करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। पर ये डिडक्टिव में होता है कि इंडक्टिव में होता है। इंडक्टिव हाइपोथेसिस जो है स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, डिडक्टिव ना हमारा जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। लेकिन ये कह रहा है जनरलाइजेशन किस पे बेस्ड है, स्पेसिफिक पे बेस्ड है, यानी ये स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा है, इसीलिए बी एलिमिनेट किया हम। फिर ये भी हमारा कह रहा है हाइयर लेवल, जब हाइयर लेवल लगा दिया तो डायरेक्शन होना चाहिए था ना, यहाँ नन बोल दिया, इसीलिए गलत हो गया। इसलिए हमारा क्या ए और डी सही है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 87। मुक का फीचर क्या है, हर बार मुक आता ही है, कभी मुक का फीचर, कभी मुक कौन कौन से मुक में है, मुक का फुल फॉर्म, ये सब आता है। वेरी गुड। तो यहाँ क्या ए बी और डी। ओपन एक्सेस ऑप्शन सर्टिफिकेट, ऑप्शनल मतलब सबको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जिनको चाहिए, यानी अगर पेड वर्जन ये सब ले रहे हैं उसके हिसाब से। लिमिटेड इनरोलमेंट तो सबके लिए ओपन है, लिमिटेड नहीं है। लो कंप्लीशन रेट, हाँ ये कंप्लीशन रेट लो का मतलब क्या, क्यों ये फीचर है, कहता है हम इनरोल तो कर लेते हैं मुख्य के कई कोर्सेज में, लेकिन कंप्लीट बच्चे नहीं कर पाते, कई लोग छोड़ देते हैं बीच में, कई लोग इंक्लूड नहीं हो पाते। तो ये ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो आज इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो देखो ये जो गिलफोर्ड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट है ना, ये एक्चुअली जो इनका जो गिलफोर्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट करते हैं, उसके अंदर के प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टेस्ट है ना, उसके लिए ये यूज होता है, बाकी तीनों क्रिएटिविटी के लिए। कई लोग उस समय कंफ्यूज थे जब क्वेश्चन आया था कि मैम मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी के लिए होता है, पर मल्टीफेजिक यहाँ क्या है, टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, ये दूसरा टेस्ट है, और मिनेसोटा मल्टीफेजिक दूसरा टेस्ट है। डाइवर्जेंट तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है ही, और रिमोट एसोसिएशन, ये देखो यहाँ मैंने लिख दिया डिटेल में। रिमोट एसोसिएशन टेस्ट पर्सन की एबिलिटी, कैसे आप रिलेशनशिप्स देख रहे हो, ये क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट्स को देखता है। डाइवर्जेंट भी आपके ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स, डायमेंशंस, कितने मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशंस ला सकते हो। और मिनीसोटा भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनको देखता है। पर जो गिलफोर्ड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है, वो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को ज्यादातर देखता है। वो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल से रिलेटेड, ये आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज्यादा वर्क करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 88। वेरी गुड। तो यहाँ क्या रिसर्च के जस्टोर पबमेड ये दोनों भी एक्सेस रिपोजिटरी है, रिसर्च आर्टिकल पेपर इस पे मिलते हैं, लेकिन ये लोग पेड वर्जन है। क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी है बट पेड वर्जन है। जस्टोर भी ह्यूमन, पबमेड जो है वो मेडिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल, लाइफ साइंसेज के लिए, और जस्टोर हमारा ह्यूमैनिटीज, हमारा एजुकेशन, ये सब का भी पेपर इसमें मिलता है। और गूगल बुक तो हम जानते ही। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 89। यस, तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं हम लोग। और ये सारा फैमिली मॉडल का दिया है। हर बार फैमिली मॉडल को ऐसे ही अलग अलग नाम देके और मैच द फॉलोइंग पूछता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्किनर, तो ए का 2। एलिमिनेट करते तब भी हमको 2 बच जाता। मास्टरी लर्निंग हमारा बेंजामिन ब्लूम, इससे आ जाता, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता। सिमुलेशन हमारा कौन है, कार्ल स्मिथ। और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टॉम वुड। तो ये नाम याद रखोगे। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 90। ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये भी ट्रिक बेस्ड है। कितना ज्यादा हम एनालिसिस कर सकते हैं इस पे है। तो देखना होगा किसके अंदर, ऑटिज्म वाले के अंदर कि अटेंशन डिफिसिट के अंदर सोशल होता है कि इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, किसमें किसके किसके की पॉइंट्स में पढ़ा था। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ क्या, मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू, है ना, अलग अलग। लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हमारा अचीवमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफी, ये सब। और ये हमारे क्या करता है, अचीवमेंट का जो पोटेंशियल उसमें डिस्क्रिपेंसी ले आता है, मतलब एक गैप ले आता है, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म को सोशली जो है मुश्किल होता है, तो सोशल डिफिसिट। और एडीएचडी के अंदर तो एक की पॉइंट ही है ना, इम्पल्सन, बहुत इम्पल्सिव होते हैं वो। यहाँ हमारा क्या, वन ऑप्शन। तो ये हमारा टोटल 90 क्वेश्चंस हमने कर लिया। अब इसके बाद आपका ये आरसी है, मैंने मॉक टेस्ट में आप लोगों को दिया था। उम्मीद करते हैं कि ये मॉक टेस्ट में आप लोगों ने इसको प्रिपेयर किया, कर लिया होगा, ये आरसी आपने कंप्लीट, है ना। तो चलो फिर हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। और यस, होमवर्क। अब जो आपका क्रैश कोर्स में और जो मेन कोर्स है जिसमें लर्नर्स हो, होमवर्क आपका फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला और दूसरा पेपर 1 का जो मैंने दिए रखा है चैप्टर वाला होमवर्क, पेपर 2 का जो दे रखा है चैप्टर वाला होमवर्क, वो आज का होमवर्क का मुझे अभी तक नहीं मिला है कि आपने पेपर 1 का मॉक दिया है तो कितना आया, क्या आया, सब कुछ। पेपर 2 में आपको मैंने बोला था कि कल जो हमने 1 to 45 क्वेश्चन किया उसका पीडीएफ आपको दिया था एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको करने के लिए। आज का होमवर्क अब आपका पेपर 2 का है। कल हम लोग 2024 जून का करने वाले हैं, तो आपका काम है 2024 जून का मॉक, कल का होमवर्क और कल का मॉक भी, एक पेपर 1 और बाकी जो ये 2 चैप्टर, एक एक चैप्टर इसमें जो दिया हुआ है होमवर्क में टास्क में, वो कर दीजिए, वो करना है, ठीक है। पेपर 2 में मैंने बताया था, कल कल मैंने बोला था कि जस्ट पिक 1 चैप्टर, है ना, एक चैप्टर, चैप्टर से आप अपना करते रहो। वन वन उठा रहे हो, यूनिट 1 या यूनिट 2, 2 से 3 दिन में अगर चैप्टर फिनिश हो जाता है तो उसकी जितनी पीवाईक्यू पीडीएफ मैं दी रखी है कोर्स के अंदर, यूनिट वाइज पीडीएफ, उस सारे पीडीएफ से क्वेश्चन बना के एक बार उसको कंप्लीट कर लो, यूनिट 1 का सारा ईच एंड एवरीथिंग। और एक मॉक जो अभी मैं दूंगी आज,
आपको ऑलरेडी डाल रखा है 2024 जून का, जो कि अगस्त में हुआ था, क्योंकि री एग्जाम हुआ था ऑफलाइन पेपर का, फिर से ऑनलाइन हुआ था। तो ये अटेम्प्ट करके आओगे सब। और पेपर 1 के कल जो मॉक दिया था उसका मुझे बताओ कि क्या आपका स्कोर रहा, कहाँ तक है, और आप नेक्स्ट डे का होमवर्क, ये दोनों है, पेपर 1 का मॉक और 2024 जून, ये, और बाकी ये दोनों जो चल रहा है वो आपका चलेगा। ठीक है, चलो, तो टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।